नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए आज लेकर आ चुके हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की एक महामैराथन क्लास। और यहाँ पर हम टॉप 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी आपकी हेल्प करने वाले हैं। यूपी लेखपाल जो आपका पेपर लगा हुआ है 31 जुलाई को, उसमें यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। तो बताना है कि किस वर्ष यहाँ पर भारत बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करने वाला है। तो ये करने वाला है 2026 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला कौन से नंबर का देश यहाँ पर बना है। तो बताना है कि किस नंबर पर यहाँ पर भारत का स्थान आता है। चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, छठा नंबर या फिर सातवां नंबर। तो यहाँ पर जो भारत का स्थान है एफडीआई हासिल करने में, ये आता है पाँचवा स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर नंबर आता है यूएसए का, यानी कि अमेरिका का यहाँ पर पहली पोजीशन है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में ईरान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करंट से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में ईरान का नया राष्ट्रपति जो है किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं वो हैं इब्राहिम रईसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, इब्राहिम रईसी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो भारत में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक तरीके से क्या है, मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या फिर विधिक अधिकार है। तो ये कहलाएगा आपका एक तरीके का विधिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताना है आपको कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम नाइट्रेट। तो अगर बात करें बेकिंग सोडा की तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। बताना है आपको कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 1969 में भारत में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। जो 1 रुपये का नोट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा। तो जो 1 रुपये का नोट होता है ये जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है। तो बताना है आपको किसकी शतवार्षिक को ये जो है संबोधित करता है, जो शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम दिया गया है।
महात्मा गांधी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत का स्वतंत्रता युद्ध या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है शतवार्षिक किसका है ये आपको बताना है। तो ये संबोधित करता है जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। बताना है आपको किसके द्वारा जो है कोलकाता और दिल्ली जुड़े हुए हैं, कौन सा हाईवे है ये आपको बताना है। NH1, NH2, NH6 या फिर NH9। तो ये है आपका NH2 हाईवे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। NH2 हाईवे जो है ये जोड़ता है कोलकाता से दिल्ली को। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, मुंबई हाई किससे संबंधित है। बताना है आपको कि मुंबई हाई जो है ये किससे संबंधित है। इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से या फिर जूट यानी कि पटसन से। तो जो मुंबई हाई है ये संबंधित है पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। पेट्रोलियम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी। तो बताना है कि दाशमिक मुद्रा प्रणाली जो है ये भारत ने किस वर्ष शुरू की थी। 1955 में, 1956 में, 1957 में या फिर 1958 में। तो ये जो दाशमिक मुद्रा प्रणाली है इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर सी 1957 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता देती है। तो बताना है आपको जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये किसको प्राथमिकता देती थी। कृषि को, सेवाएं को, भारी उद्योगों को या फिर विदेशी व्यापार को। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये सपोर्ट करती थी किसको, भारी उद्योगों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो संबंध है ये सपोर्ट करती थी भारी उद्योगों को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। तो बताना है आपको कि राज्य के लिए एक निर्वाचक याचिका का निर्णय करने का अधिकार जो है ये किसको है। संसद को, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को या फिर चुनाव आयोग को। तो इसका जो अधिकार है ये है उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय को इसका अधिकार है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। जो संसद के 2 सत्र होते हैं उनमें जो मैक्सिमम जो अंतराल है वो कितना होता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का या फिर 12 महीने का यानी कि 1 वर्ष का। तो इसमें जो मैक्सिमम अंतराल होगा ये हो सकता है 6 महीने का। ऑप्शन नंबर सी 6 महीने का अंतराल यहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे। बताना है आपको कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। 1975 में, 1976 में, 1977 में या फिर 1978 में। तो इनको शामिल किया गया था 1976 यानी कि 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है, कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, और 1976 में इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक जो है कर्तव्य थे यानी कि मूल कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे, आपका आंसर वहाँ पर 0 हो जाएगा। इनको जोड़ा गया है 1976 में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है कितना, 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 1 से 3 हेक्टेयर या फिर 3 से 4 हेक्टेयर। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, वराहमिहिर कौन थे? तो बताना है कि वराहमिहिर कौन थे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है कि वराहमिहिर जो थे ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये जो है एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्राचीन खगोलविद थे कौन? वराहमिहिर। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विभ्रंश घाटी बनती है। तो बताना है कि विभ्रंश घाटी किनके मध्य बनती है या किसके कटाव के बीच बनती है। तो जो विभ्रंश घाटी है ये आपकी बनती है अभिन्नत द्रोणी के कटाव से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अभिन्नत द्रोणी के कटाव से जो बनती है ये बनती है विभ्रंश घाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बताना है आपको कि बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी ये कहाँ पर थी? उज्जैनी में, पुष्पकलावती में, तक्षशिला में या फिर राजगृह में। तो जो अशांति पाई गई थी वो पाई गई थी तक्षशिला में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का कारण क्या है? तो बताना है कि किसी नदी घाटी के चौड़े होने का प्रमुख कारण क्या होता है। संक्षारण होता है, पार्श्विक अपर्दन यानी कि भूक्षरण होता है, या फिर अपघर्षण होता है, या फिर द्रव चालित क्रिया होती है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है पार्श्विक अपर्दन यानी कि भूक्षरण के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को शायद आता होगा। तो जो नाथुला दर्रा है ये पड़ता है आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और सिक्किम में ही आपका पड़ता है जेलेपला दर्रा। ठीक है, अगला है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे कि आपका सिपकिला दर्रा हुआ, रोहतांग दर्रा हुआ, तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो इसको सर्वप्रथम फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। और जो माना दर्रा है, नीति दर्रा है, यानी कि ये आप 2 नोट कर लीजिएगा, माना दर्रा हुआ, एक आपका नीति दर्रा हुआ, ये संबंधित हैं आपके उत्तराखंड से। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में आपका आता है काकोरम दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा आता है, बोरजिल दर्रा आता है, तो ये सारे संबंधित हैं जम्मू कश्मीर से। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलेरी कल्चर शब्द का जो संबंध है वो किससे है? तो बताना है आपको कि ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है। सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से या फिर फल विज्ञान से। तो अगर बात करें ओलेरी कल्चर की तो इसका संबंध है सब्जी विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पुष्प विज्ञान की तो इसको बोला जाता है फ्लोरी कल्चर। क्या बोला जाता है? फ्लोरी कल्चर बोला जाता है इसको। ठीक है, फ्लोरी कल्चर बोला जाता है। फसल विज्ञान की अगर बात करें तो फसल विज्ञान को बोला जाता है एग्रीकल्चर, सभी को पता होगा। ठीक है, अगर फल विज्ञान की बात करें तो फल विज्ञान को बोला जाता है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी बोला जाता है फल विज्ञान को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। तो फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो वक्राकार ईंटें हैं ये सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं ये आपको बताना है। तो जो वक्राकार ईंटें हैं ये मिली हैं चनहूदड़ों से। ऑप्शन नंबर सी, चनहूदड़ों से इसकी जो है यहाँ पर खोज की गई थी और यहाँ पर आपको मिली थी वक्राकार
ईंटें। अगर बात करें इसकी खोज कब की गई थी चनहूदड़ों की, तो 1931 में इसकी जो है खोज की गई थी एन गोपाल मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? एन गोपाल मजूमदार के द्वारा यहाँ पर चनहूदड़ों की खोज 1931 में की गई थी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यूपी जीके का क्वेश्चन है ये। तो बताना है आपको कि भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने से रोकती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो जो सबसे पहली लेयर होती है ये पाई जाती है आपकी, बोला जाता है इसको क्षोभ मंडल। फिर इसके बाद आता है आपका समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर आपका आता है आयन मंडल, और देन जो लास्ट में आता है वो आता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल ये सबसे आखिरी होता है, यानी कि टोटल 5 जो है परतें पाई जाती हैं वायुमंडल में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह तक रोकने का जो कार्य करता है वो करती है आपकी ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर जो है ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? देवदार, नीम, चीड़ या फिर ओक। तो यहाँ पर बताना है आपको कि सही उत्तर क्या होगा इसका। तो जो नीम का पेड़ होता है ये एक आपका कहलाता है जैविक कीटनाशक। और नीम की अगर बात करें तो इसकी जो छाल होती है, इसकी छाल का जो लेप होता है वो सभी प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं उसमें बहुत ही सहायता करता है, और बहुत ही जल्द घावों को भरने में भी सहायता करता है। और इसकी जो है जो दातून होती है उससे दांत की सफाई भी आप कर सकते हैं, ये जो है बहुत लाभकारी होता है। तो नीम यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? तो बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ब्रिटिश संसद का सदस्य कौन बना था प्रथम भारतीय? तो ये बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 12 से 35 की। तो 12 से 35 के मध्य जो है वर्णन किसका है? ये है मौलिक अधिकार का। किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का अगर पूछा जाए तो वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। इसके बाद है अनुच्छेद 36 से 51, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड देश के संविधान से। इसको आप याद रखिएगा, आयरलैंड देश के संविधान से नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। और ये जो है किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं भाग 4 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में क्या आता है, तो इसमें वर्णन है नागरिकता का। किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन आता है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। और जो अंतिम दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 जो यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार का वर्णन यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो बताना है आपको विश्व का सर्वाधिक जो कॉफ़ी उत्पादन वाला देश है वो कौन सा है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइएगा। तो अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि कौन सा राज्य जो है कॉफ़ी उत्पादन में यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक वहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देश पूछा गया है तो ब्राज़ील जो है ये विश्व में नंबर 1 पर आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, आवृत्ति या फिर विस्तार। तो यहाँ पर वायु के तापमान में अगर परिवर्तन होगा तो यहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तानसेन, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं या फिर टोडरमल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोडरमल। टोडरमल जो था एक प्रसिद्ध जो है राजस्व मंत्री था अकबर का। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो बताना है। प्रोजेक्ट जो आपका 02 फॉर इंडिया अभियान है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है ऑक्सीजन की कमी को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की कमी को दूर करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बताना है आपको कि लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इब्राहिम लोदी के द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोदी वंश था इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। कब की गई थी? 1951 में इसकी स्थापना की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी के द्वारा 1951 में लोदी वंश की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने वुडसैट नाम से दुनिया का पहला नैनो उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है, ये कौन सी है? तो बताना है उस एजेंसी का नाम क्या है। नासा ने किया है, इसरो ने किया है या फिर यूरोपियन एजेंसी या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो ये काम किया गया है यूरोपियन एजेंसी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बताना है आपको जो संसदीय स्वरूप है भारतीय संविधान का, ये जो है इसकी जो है कहाँ से खोज की गई है? ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर रूस से। तो अगर बात करें संसदीय स्वरूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रिटेन सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अभी हमने आपको बताया था कि अमेरिका से जो लिया गया है वो लिया गया है मौलिक अधिकारों को। किसको लिया गया है? मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है, अभी हमने बताया है। और रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, तो सभी आपको यहाँ पर अब याद हो गए होंगे, इनको आपको भूलना नहीं है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताना है आपको कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और यहाँ पर हम आपको फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। तो बताना है आपको कि दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, तो सभी को पता होगा कि थर्मामीटर का क्या प्रयोग होता है। तो शरीर के तापमान को ये मापता है। ठीक है, शरीर के तापमान को मापने का काम करता है। हाइग्रोमीटर का काम होता है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए। याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है।
इसके बाद दिया गया है बैरोमीटर, यही जो है दाब का मापन यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। और एनीमोमीटर जो दिया गया है ये हवा की गति को मापता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो बताना है कि समता का अधिकार जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में जो है वर्णन वो है स्वतंत्रता के अधिकार का। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य क्या है, तो इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य है आपका क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पर अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बताना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। जुलाई 1962 में, 1964 में, 1966 में या फिर 1968 में? तो इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1964 में। 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो बताना है आपको कि जजिया कर जो है किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था। औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर बलबन? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अकबर के ही द्वारा सती प्रथा का भी अंत किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अकबर का जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक रहा है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बादल फटने का अर्थ क्या है? तो बादल फटने का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है मेघाच्छादित मौसम के फसल के बीजों का बोना, बिल्कुल गलत है। दूसरा है आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी, ये भी गलत है। भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात जो है यही हमारा राइट आंसर है। मतलब कि भारी बरसात जो है होती है, इसके अंतर्गत भारी तूफान के आने के कारण जो है असाधारण रूप से भारी बारिश होती है। तो यही बादल फटने का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय नवीकरण निधि किस प्रयोजन से संसाधित की गई थी? तो बताना है कि राष्ट्रीय नवीकरण जो निधि है ये किस प्रयोजन से संस्थापित की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताना है आपको कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है संस्थापित की गई थी उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर जो विजयी रहा था वो रहा था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, मोहम्मद गौरी को यहाँ पर हार मिली थी। और 1192 ईस्वी में आपका तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बताना है आपको प्लासी की जो लड़ाई है ये किसके बीच लड़ी गई थी। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1757 ईस्वी को। और ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला को पराजय हासिल हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर विजयी रहा था। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। यहाँ पर 4 तत्व आपके सामने दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व आपको पहचानना है। तो जो फ्लोरीन होता है ये सबसे ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुस समद किस शैली से संबंधित हैं। बताना है कि किस शैली से ये दोनों के दोनों संबंधित हैं। ब्रज शैली से, मथुरा शैली से, मुग़ल शैली से या फिर मिर्ज़ापुर शैली से। तो ये जो संबंधित हैं दोनों, ये संबंधित हैं मुग़ल शैली से। ऑप्शन नंबर सी मुग़ल शैली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नक्कटैया मेला कहाँ लगता है। तो बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नक्कटैया मेला जो है ये कहाँ पर लगता है। तो अगर बात करें नक्कटैया मेला की, तो ये लगता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में जो है नक्कटैया मेला लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं कि करवा चौथ की रात में बनारस शहर में विश्व प्रसिद्ध नक्कटैया मेला यहाँ पर लगता है। और नक्कटैया मेला में रामचरितमानस में वर्णित जो घटनाएं हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन होता है, और जो तमाम तरह की वहाँ पर जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उसकी जो है यहाँ पर झांकी निकाल कर दिखाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये होता है आपका नक्कटैया मेला, और ये लगता है आपका वाराणसी में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? मनोरंजन कर से, व्यापार कर से, स्टाम्प शुल्क से या फिर राज्य उत्पादन शुल्क से। तो बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये जो 55% है ये प्राप्त होता है व्यापार कर से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलह कुल जो उत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है ये आपको बताना है। मेरठ में, बांदा में, आगरा में, बाराबंकी में। तो ये जो सुलह कुल उत्सव है ये होता है आपका आगरा में। ऑप्शन नंबर सी आगरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो बटेश्वर मेला है, कैलाश मेला है, ये भी आपका आगरा में होता है। आगे बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में जो है क्या होता है, तो यहाँ पर नौचंदी मेला लगता है। बांदा की अगर बात करें तो बांदा में क्या होता है, तो बांदा में जो है गंगा महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस है बांदा का जो गंगा महोत्सव है। बाराबंकी की अगर बात करें तो बाराबंकी में मुंडिया मेला जो है प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा? मुंडिया मेला जो है इसका आयोजन बाराबंकी में किया जाता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो बहुत ही सिंपल है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये अभी हमने आपको बताया था। तो ये आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। और इनको जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भाग 1 की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये आता है भाग 1 के अंतर्गत। भाग 2 में वर्णन है नागरिकता का, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा, अभी हमने आपको बताया था भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 4 में वर्णन है नीति निर्देशक तत्वों का, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी हमने आपको अभी बताया था। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। तो ये सारी बातें हमने आपको इतनी बार बता दी हैं कि आप लोग अगर आप भूलना भी चाहेंगे तो भी नहीं भूल सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले बशर असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो बताना है कि ये जो है किस देश के जो है लगातार चौथी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मलेशिया के, फिलीपींस के, तुर्की के या फिर सीरिया के। तो ये नियुक्त हुए हैं कहाँ के? सीरिया के। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें सीरिया की जो राजधानी है वो क्या है,
तो सीरिया की जो राजधानी है वो है दमिश्क, ये भी आप लोग याद रखिएगा, दमिश्क यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सीरियन पाउंड, क्या है, सीरियन पाउंड यहाँ की प्रमुख जो मुद्रा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो बताना है कि SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। 2021 में SDG की इंडेक्स में यहाँ पर आपको बताना है। तो जो केरल है ये यहाँ पर प्रथम स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केरल की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो केरल में जो है कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा केरल। और एक क्वेश्चन बनता है कि शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा केरल। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी उत्तराखंड में। शांत घाटी केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द आया था नीति आयोग का, तो नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि नीति आयोग की स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और वर्तमान में जो इसके CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत वर्तमान में जो है नीति आयोग के CEO हैं। और अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी के लेखक कौन हैं? तो बताना है आपको कि इसके लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं भरत सुंदरसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भरत सुंदरसन के द्वारा बिलीव व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? बताना है आपको कि एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही उत्तर आपको यहाँ पर पहचानना है। तो जो शिव मंदिर है एलोरा का, तो इसका जो निर्माण कराया था ये कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश का जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है ये क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 829 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है यूपी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो बताना है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है। कुचिपुड़ी, घूमर, कथक या फिर भरतनाट्यम। तो पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि जो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये है आंध्र प्रदेश का। दूसरा है घूमर, सभी को पता होगा राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान का एक फेमस नृत्य है घूमर। कथक जो है, ये जो कथक है ये आपका संबंधित है उत्तर प्रदेश से, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करें तो इसका संबंध है तमिलनाडु से, ये भी याद रखना, ये भी बहुत ही फेमस है। तो भरतनाट्यम संबंधित हो जाएगा तमिलनाडु से। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो बताना है कि ऐसी कौन सी प्रघटना है जिससे यह यहाँ पर
बताया जाता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है या फिर ध्रुवीकरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ये है मिनी माता रोग। तो बताना है कि किसके द्वारा ये जो है फैलता है, पारा के द्वारा, लेड के द्वारा, टिन के द्वारा या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये फैलता है पारा यानी कि मरकरी Hg की अधिकता के कारण, यानी कि मिनी माता रोग का जो संबंध है ये हो जाएगा पारा से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बताना है आपको कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय में या फिर तृतीय में या उपर्युक्त सभी में? तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर जो भाग लिया था वो लिया था केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि तीनों में किसने भाग लिया था, तो वहाँ पर लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? बताना है आपको कि भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? हजारीबाग में, कान्हा में, नीलगिरी में या फिर नंदा देवी में? तो इसकी स्थापना हुई थी नीलगिरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नीलगिरी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो बताना है आपको कि किसके अधीन सेवा यहाँ पर टोडरमल के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी शेरशाह के यहाँ पर अधीन। ठीक है, तो शेरशाह यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डॉक्टर पी रामाराव समिति यहाँ पर बताना है आपको कि ये किससे संबंधित है? कृषि से, कर से, रक्षा से या फिर उद्योग से? तो ये संबंधित है रक्षा से। ऑप्शन नंबर सी रक्षा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, रैंड जो है किस देश की मुद्रा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रैंड यहाँ पर बताना है आपको कि किस देश की मुद्रा है। पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्वे। तो नॉर्वे की अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। कौन है? नॉर्वेजियन क्रोन। नोट कर लीजिएगा, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है, ये आपको याद रखना है। नॉर्वे की जो मुद्रा है ये हो जाएगी नॉर्वेजियन क्रोन। दूसरा जो नामीबिया दिया गया है यही जो हो जाएगी, ये यहाँ पर रैंड चलता है। नामीबिया में क्या चलता है? रैंड चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की अगर मुद्रा की बात करें तो ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। ठीक है, ईरानी जो रियाल है वो यहाँ की मुद्रा है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ईरानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। फिर है आपका ऑप्शन रोमानिया। ठीक है, तो रोमानिया की जो मुद्रा है वो है रोमेनियन लेड। क्या है? रोमेनियन लेड। ठीक है, रोमेनियन लेड जो है ये आपकी रोमानिया की मुद्रा है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। रैंड कहाँ की है? तो ये है नामीबिया की। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला लवणता वृद्धि के कारण खेती के योग्य नहीं है? तो बताना है कि लवणता वृद्धि के कारण कौन सा जिला है जो खेती के योग्य नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामनाथपुरम। रामनाथपुरम जो है ये एक ऐसा जिला है जो अत्यधिक लवणता के कारण यहाँ पर खेती योग्य भूमि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? बताइएगा।
मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? झीलें हैं, ग्लेशियर है, भूमि जल है, तालाब है। तो ये हो जाएगा ग्लेशियर। मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जलाशय हो जाएगा ये हो जाएगा ग्लेशियर। और भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो आपको बतानी है कि कौन सी है। बताइएगा आप लोग कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। और सबसे अधिक खारे पानी की तो वो है चिल्का झील। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। क्या हो जाएगा? लेक सुपीरियर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये कहाँ पर है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग का यहाँ पर आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो निर्वाचन आयोग को रखा गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 352 की अगर बात करें तो ये आता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, 352 में वर्णन है राष्ट्रीय आपातकाल का, याद रखिएगा आप लोग। 356 में आपका वर्णन है राष्ट्रपति शासन का, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन का यहाँ पर वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 में। 360 में किसका वर्णन है? तो इसमें है वित्तीय आपातकाल का। किसका है? वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है ये है 360 में। 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो बताना है आपको दालें जो होती हैं ये किसका अच्छा स्रोत माना जाती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीनों का अच्छा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीनों का यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? बताना है आपको राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1914 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1939 में। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1920 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो बताना है कि संविधान की आत्मा के रूप में किसको माना गया है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो जो प्रस्तावना होती है संविधान की उसको जो है संविधान की आत्मा माना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? बताना है आपको किस समिति के सुझाव के कारण मूल कर्तव्यों को संविधान में रखा गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, राघवन समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति। तो ये सुझाव दिया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताना है आपको कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो बहुतायत तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है कि कौन सा तत्व पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो ये पाया जाता है आपका कार्बन। ऑप्शन नंबर ए कार्बन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, ये भी आपको याद रखना है 78% आती है। और इसके बाद आती है आपकी ऑक्सीजन 21% और देन उसके बाद CO2 आर्गन वगैरह आती हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? बताना है आपको खेल विभाग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में। तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी नवाबों का शहर लखनऊ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो जीके के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हमने लिए हैं। तो बताना है कि राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर या फिर कन्नौज। तो जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है ये स्थित है कन्नौज में, यानी कि इत्र नगरी कन्नौज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार संग्रह करता है? तो बताना है कि कौन जो है अधिकतम व्यापार संग्रह करता है, कौन सा जोन है? तो ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल है, लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? बताना है आपको। जूट है, गन्ना है, कपास है या फिर तिलहन है? तो गन्ना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो गन्ना सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र कौटिल्य, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रिंस मैकियावेली, ये भी सही है। नवजीवन JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ये यहाँ पर गलत है। नवजीवन का संबंध हो जाएगा किससे? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी यहाँ पर आपका सही होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत सुमेलित है। और द आर्यन का संबंध है तिलक से, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू का संबंध किससे है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन सी जनजाति यहाँ पर सुमेलित नहीं दी गई है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गोंड, उत्तर प्रदेश, तो यही हमारा पहला ही गलत है। गोंड का संबंध है आपका मध्य प्रदेश के जो है वहाँ पर संबंधित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, यानी कि टोटल जो है 60% मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से संबंधित है जो गोंड जनजाति है, ठीक है। भील राजस्थान बिल्कुल सही है। संथाल झारखंड बिल्कुल सही है। टोडा तमिलनाडु बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी आपकी जौनसारी, ये यहाँ पर जनजाति पाई जाती है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो बताना है कि रेडियो तरंग का जो यहाँ पर विक्षेपण है उसके लिए कौन सा जो वायुमंडल का स्तर है वो उत्तरदायी होता है। तो ये होता है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल जो होता है ये यहाँ पर सर्वाधिक ठंडी होती है और उल्का पिंड आकर कहाँ पर जल जाते हैं, तो मध्य मंडल में ही आकर जल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बताना है आपको कि कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा है। बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण और ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और वेदों से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद, वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जादुई माया यानी कि चिकित्सा, वशीकरण, ये सब चीज़ें किस वेद के अंतर्गत आती हैं, तो ये आती हैं अथर्ववेद के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में किसका वर्णन है, तो इसमें जो है स्रोत और जो है प्रार्थनाएं हैं, इसका वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है, तो स्रोत और कर्मकांडों का वर्णन है।
सामवेद में जो है ये जो संबंधित है, सामवेद ये है आपका संगीत से संबंधित, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? कुओं का निर्माण, इसका ज्ञान तो था। खंभों का निर्माण, इसका भी था। नालियों का निर्माण, इसका भी था। लेकिन जो मंदिरों का निर्माण है, इसका ज्ञान नहीं था। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंदिरों का निर्माण जो है इसका ज्ञान नहीं था हड़प्पा वासियों को, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? फिर से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 बताइएगा कि इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। पहला है राष्ट्रकूट वंश शैव धर्म। तो यहाँ पर जो राष्ट्रकूट वंश है, ये इसका जो संबंध है ये शैव धर्म से है, बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। दूसरा दिया है चोल वंश का संबंध वैष्णव धर्म से, तो ये गलत दिया है। चोल वंश का संबंध वैष्णव धर्म से नहीं है, बल्कि इसका भी जो है वो है शैव धर्म से संबंधित, ठीक है। और गुप्त वंश वैष्णव धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पाल वंश बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो गलत दिया था वो दिया था चोल वंश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में बसाया गया था? बताना है आपको जौनपुर नगर जो है ये किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो ये बसाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित समाचार पत्रों के युग्मों में से कौन सा युग्म असुमेलित है? यानी कि सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसका आंसर आपको बताना है। पहला है मौलाना आज़ाद अल हिलाल, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा है लोकमान्य तिलक, इनको जो है केसरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द पाइनर, ये यहाँ पर गलत दिया है, ठीक है, ये गलत है। जो महात्मा गांधी हैं इनका जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा हिंद स्वराज से, हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी का संबंध हो जाएगा हिंद स्वराज से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर असुमेलित है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? बताना है आपको विश्व में जो यूरेनियम का बृहत्तम भंडार है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा सर्वाधिक जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में CAD का विस्तारित रूप क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताना है आपको CAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र यानी कि जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती हैं इनको बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रयोग होता है पॉलीएमाइड का। किसका होता है? पॉलीएमाइड का प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर संसद का प्रावधान है। पहला दिया है अनुच्छेद 76। तो इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध यहाँ पर अनुच्छेद 76 में वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है एक महान न्यायवादी की नियुक्ति करेगा, यानी कि जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। भारत सरकार का ये एक प्रमुख वकील होता है जो भारत सरकार की बात को रखता है। और वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में? AG कौन है वर्तमान में? तो वो हैं वेणुगोपाल। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल।
अगला यहाँ पर अनुच्छेद जो 79 दिया है इसका संबंध हो जाएगा संसद के प्रावधान से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अनुच्छेद 105 दिया गया है। तो अनुच्छेद 105 में क्या दिया है, संसद के जो सदन हैं उनके सदस्यों की शक्तियों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 111 में क्या है, तो विधेयकों पर जो अनुमति होती है वो कैसे दी जाए, ये यहाँ पर अनुच्छेद 111 में वर्णित किया गया है। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति का वर्णन अनुच्छेद 111 में है। 105 में जो संसद के सदनों की जो वहाँ पर उसके सदस्य हैं उनकी शक्तियों का वर्णन है। अनुच्छेद 79 का संसद का प्रावधान से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 76 संबंधित हो जाएगा अटॉर्नी जनरल से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, रसोई की गैस एक मिश्रण है, बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रसोई की जो गैस है वो किसका मिश्रण है, तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल सभी को पता होगा, लाल जो चींटियाँ होती हैं उसमें होता है। एस्टिक अम्ल जो होता है ये आपका सिरके में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एस्टिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में कौन सा तत्व मिलता है, बताना है आपको कि समुद्री शैवाल से कौन सा तत्व मिलता है, आर्गन, सल्फर, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर मिलता है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं। तो बताना है कि किसके बीज यहाँ पर लाभ पहुंचाते हैं। तो ये पहुंचाते हैं मेथी के बीज। ऑप्शन नंबर डी मेथी के बीज यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बागवानी फसल है। तो बताना है कि कौन सी बागवानी यहाँ पर फसल हैं, ये आपको बताना है। चाय, जूट, कॉफ़ी या फिर ये सभी। तो चाय है, जूट है, कॉफ़ी है, यानी कि ये सभी फसलें हैं जो कि बागवानी फसल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। बताना है आपको कि राज्यपाल को पद व उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो ये दिलाता है मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। कहाँ का? मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध स्थिति के प्रारंभ या समाप्ति के बारे में अधिसूचना का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो बताना है आपको कि किसका उत्तरदायित्व होता है। तो ये होता है जो तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं इनका उत्तरदायित्व होता है। राष्ट्रपति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो हाल ही में अभी राष्ट्रपति हमारी नियुक्त हुई हैं वो नियुक्त हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अब कौन बन चुका है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। चाणक्य, चंद्रगुप्त बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हर्षवर्धन वेनसोंग, ये भी सही है। विक्रमादित्य चैतन्य ये यहाँ पर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में किसे धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर किसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बंगाल की दुर्गा पूजा, धौलावीरा पुरास्थल, रामप्पा मंदिर, उपर्युक्त सभी। तो ये जो है सभी जो हैं ऑप्शन इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहस्पति। सबसे छोटा पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। चलते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो ये की थी कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। सौरमंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल ग्रहों की संख्या होती है 8। कौन कौन से होते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है, तो गयानीमेड होता है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की बहन या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। अगर बात करें रतौंधी तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो सभी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया है विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं KEDA यानी कि कीड़ा इसको बोला जा सकता है ट्रिक के माध्यम से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिनों के रासायनिक नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। रथ एक टॉफ़ी ये ट्रिक है। और यहाँ पर आप रा से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर आपको बातें याद रखनी हैं। चलते हैं आगे, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो महात्मा गांधी यहाँ पर जयंती मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं यहाँ पर दिवस के रूप में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 की डेट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये तीनों दिवस जो हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों डेट आपको याद रखनी है। अगला दिया है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस देखिए आ गया 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और एक है विश्व जनसंख्या दिवस, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके लिए। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर, महामैराथन क्लास जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नई मैराथन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।